एवरीबॉडी, मैं हूं आपका होस्ट हरीश अग्रवाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ टी टॉक विद ट्रैवलर्स प्रेजेंटेड बाय वॉन्डरिंग बर्ड्स। आज हमारे साथ है योगेश आलेकरी और मैं आपको लेके जाने वाला हूं उनके साथ बाइक राइड के लिए। तो योगेश, वेलकम टू दिस शो। थैंक यू वेरी मच। सो योगेश, चालू करने से मैं एज यूजुअल पहले टी कप से आपके साथ चेयर्स करना चाहता हूँ। चीयर्स योगेश। चीयर्स। तो योगेश, आज हम लोग बात करने वाले हैं आपकी जो लाइफ जर्नी है अबाउट द ट्रैवल और आपका जो बाइक राइड है उसके बारे में। और हम लोग लोगों को बताने वाले हैं कि बाइक राइड करने से पहले आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी जरूरत है और बाइक राइड के दौरान जो आपको सेफ्टी लेनी है, तो वो सेफ्टी के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो यस। उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये एग्जैक्टली आपकी जो बाइक राइड जर्नी है वो कहाँ से चालू हुई। क्योंकि मैं से समझता हूँ कि जनरली अगर किसी को बाइक चालू कर चलानी है तो पहले उसको साइकिल सीखनी पड़ती है, फिर वो बाइक के ऊपर जाता है। तो बेसिकली आप एकदम शुरुआत से बताइए कि बाइक का क्रेज आपको कैसे चालू हुआ और उसके बाद में फिर आपने कैसे सोचा कि आपको अभी बाइक राइड करके बहुत आगे तक जाना है। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। ओके। पहले तो साइकिल तो जनरल यूज के लिए था ही। और उसके बाद जब मुझे फोर्ट एक्सप्लोरेशन का हैबिट लगाया था अराउंड 2009 टू 10, तो महाराष्ट्र के बेसिस बहुत सारे फोर्ट्स है, तो उनके बेस में जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का बहुत प्रॉब्लम चल रहा था उस टाइम, मतलब अभी भी है। बेसिकली अगर ग्रुप होता है तो ठीक रहता है, हम लोग कुछ गाड़ी हायर कर सकती है। तो मैं और मेरा फ्रेंड, एक दो फ्रेंड रहते इंटरेस्टेड, तो हम लोग को प्रेफर करते थे बाइक से जाना, क्योंकि कम टाइम में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर होता है। अर्ली मॉर्निंग बेस्ट पोर्ट पे हम लोग पहुंच जाते हैं। तो वहाँ से स्टार्ट हो गया हम लोग, तो फिर प्रेफर करने लगे बाइक से। पूरा महाराष्ट्र किया कवर, कोस्टल राइड किया, देन साउथ इंडिया किया, केरल तक। तो उस टाइम ओके। मेरे पास उतना हेवी बाइक नहीं था, शाइन था। तो उसी टाइम जब मैं आउट ऑफ महाराष्ट्र गया, तो पता चला कि अगर बाइक से हम लोग पूरा इंडिया एक्सप्लोर करते तो कम टाइम में अपने बजट में हो सकता है। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हम लोग 4 बजे कर सकते स्टार्ट, क्योंकि अपना खुद का व्हीकल है और दो लोग रहते हैं, कंपनी रहती है, लाइक माइंडेड पीपल्स रहते हैं साथ में। तो क्या होता है कि ज्यादा टाइम मिलता है एक्सप्लोर करने के लिए। सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग 4 बजे निकलते हैं, रात को 10 बजे तक ट्रैवल कर सकते हैं। तो फुल डे, तो 12 से 13 घंटे हम लोग साइट सीइंग को मिलता है। तो ये बेसिकली बाइक राइड का मुझे फायदा मिला और अच्छा लगा, तो वहाँ से स्टार्ट हो गया। फिर मैंने बड़ा बाइक लिया, बुलेट पे मैंने हाफ इंडिया एक्सप्लोर किया और क्लासिक 350 से। देन रेस्ट ऑफ इंडिया मैंने हिमालय से एक्सप्लोर किया। और अभी मेरे पास हिमालय है, चाहो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ओके। तो मुझे आपको पूछना ये है कि बाइक ही क्यों, मतलब ऐसा कुछ रीजन है इसके पीछे? क्योंकि बहुत लोग फोर व्हीलर से भी ट्रैवल करते हैं और कुछ लोग बाइक भी प्रेफर करते हैं, लेकिन आपने क्यों ऐसे ठाना है कि मुझे अभी इसके आगे का जो ट्रैवल है वो बाइक से ही करना है? कुछ स्पेसिफिक रीजन? ओके, बहुत अच्छा रीजन है उसके पीछे। हम लोग ट्रैवल करते हैं तो एक्सप्लोर करना है। ट्रैवल और टूरिज्म, टूरिस्ट और एक्सप्लोरर, ट्रैवलर्स में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो अगर मैं जर्नी स्टार्ट की तो पॉइंट टू पॉइंट जर्नी नहीं होनी चाहिए। अगर हम लोग फोर व्हीलर से होते हैं, जो ड्राइवर है अपना 4-5 बंदे रहते हैं, उसमें से एक वही ड्राइव करता है, बाकी लोग सो जाते हैं, कोई अपने अपने गॉसिप करता है। कार के अंदर वो उनका एक दुनिया बनी रहती है। उसके बाहर जब जाते हैं, कब जब पॉइंट आता है अपना डेस्टिनेशन पे, तो उसको मैं कहता हूँ पॉइंट टू पॉइंट जर्नी। अगर बाइक रहती है तो हम लोग को, हमें कुछ सोने की मतलब इजाजत है ही नहीं। पूरा मतलब जहाँ से स्टार्ट किया वहां से एक्सप्लोरेशन चालू होता है। हम खुले आंख से, खुले माइंड से सब कुछ देख सकते हैं। वहाँ की फार्मिंग कैसा चल रहा है, गांव कैसे है, वहाँ के रूट कैसा है, रास्ते बाजू में जो कुछ ज्योग्राफी है, पेड़ कैसे लग रहे हैं। अगर कहाँ पे अगर पेड़ पे अगर आम का पेड़ लग रहा है, वहाँ पे आम कच्चे आए हैं कुछ है, तो हम लोग गाड़ी रोका सकते हैं, एक दो तोड़ के खा सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, फिर स्टार्ट किया। मतलब ये जो कनेक्टिंग होता है ना, अगर कुछ गांव में गाड़ी रुकाया तो छोटे बच्चे आते हैं, लोग आते हैं, तो एनीबडी कैन कम टू एंड पोक योर बाइक्स, योर लगेज, योर हेलमेट एंड कैमराज। तो क्या इंटरेक्शन होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे हम लोग फोर व्हीलर के, आई एम नॉट कंपेयरिंग, बट मैं ये फायदे बता रहा हूँ कि बाइक होती है तो जल्दी से इंटरेक्शन होता है। और दूसरा फायदा, दो लोग, जितना दिमाग ज्यादा लेके जाओगे उतने कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बढ़ती है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाती है। इसलिए बाइक पे दो ही बंदे रहते, दो दिमाग रहते, एक चलाएगा
और इसको फॉलो करेगा। तो क्या होता है कि मतलब कुछ क्लैशेस नहीं आते, चल रहा है चलने दो। ये मुझे सबसे अच्छा तरीका लगा बाइक राइड का, क्योंकि वो मैंने भी ट्रैवल किया था ग्रुप के साथ, तो सब लोग एक तरीके से नहीं ट्रैवल करते। तो ये भी है दूसरा फायदा मेरे। और इकोनॉमी, सबको अगर यूथ जनरेशन है, सबके पास अर्निंग चल रही है, तो सबसे पहला सबका प्रॉब्लम रहता है कि मनी। तो बाइक पे रहता है, फ्यूल इकोनॉमी रहती है, 2 लोग होते हैं, शेयर कर सकते हैं। और जो लोग बाइक पे ट्रैवल कर सकता है उसको ज्यादा लग्जरियस की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो हार्ड वर्क होता है, वो एडवेंचरस होता है। वो छोटे घर में रह सकता है या फिर कभी कभी टेंट लगा के ढाबे पे रुक सकता है। और मतलब ऐसे बहुत सारे फायदे मुझे अच्छे लगे। और तीसरा मतलब मैंने पहले भी बोला था कि सुबह 5 बजे 4 बजे जैसे चाहे हम लोग अपनी गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं, खुद की व्हीकल हो तो। और वेदर अच्छा रहता है तो राइडिंग में मजा आता है, ठंडी ठंडी मौसम पे सुबह। तो सुबह इतने अच्छे होते हैं कि फुल डे एग्जॉस्ट नहीं होते। कार में रिलैक्सेशन है, बट वो इतना रिलैक्सेशन एक्चुअली नहीं चाहिए जो कि हम लोग बाहर का नहीं देख सके, सो जाए कुछ ये वगैरह हो जाए। तो ये फायदे मैं बता सकता हूँ कि बाइक ही क्यों। तो और दूसरा मतलब एक जो ऑरा रहता है, अपना एक फील रहता है, बाइक अपना एक थ्रोटल हाथ में रहता है, और लगेज है पूरा, वो राइडिंग गियर, सेफ्टी गियर्स, वो जो आ रहा रहता है ना, वो फील करने में जो मजा है ना, वो किसी में नहीं है। जैसे बाइक रुकाते हैं, वो उतरते हैं, वो हेलमेट निकालना, वो सब जो फीलिंग है वो वर्थ रहती है। तो दिस इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन, बाइक, हेलमेट, पार्टनर एंड अपना टेरेन। और मैं इसे समझ सकता हूँ कि बहुत सारे लोग आपसे अग्री करेंगे, स्पेशली जो बाइकर्स है, जो बाइक चलाते हैं वो। और ये मेरा पर्सनल भी मानना है कि अगर आप जनरली भी ये अगर पोल के ऊपर रखो कि बाइक या कार, तो आपको बहुत लोग बाइक के लिए ज्यादा वोटिंग देंगे। तो आई कंप्लीटली अग्री विथ यू श्योर। ऑन दैट। तो अभी हम लोग बातें करेंगे कि अगर आपको बाइक राइड करनी है और अगर बहुत लंबे ट्रैवल के लिए, ट्रैवल जर्नी के लिए अगर आपको बाइक राइड करनी है, तो उसके लिए आपको क्या प्रिपरेशन करना जरूरी है। तो सबसे पहले तो मुझे आपसे जानना है कि आपके सबसे बड़ी ट्रैवल जर्नी बाइक के ऊपर कौन सी थी, और आपने उसके लिए क्या प्रिपरेशन किया था। वैसे तो मेरी सबसे बड़ी नॉर्थ ईस्ट का था, वो 30 डेज का एक्सप्लोरेशन था वो। और वो अगस्त में ही चला था। तो वहाँ पे जो बारिश होती है, तो प्रिपरेशन ये है कि पहले एक्सपीरियंस चाहिए, चाहे बाइक बाइक कौन सा भी हो। बाइक चलाने का, उस पर घंटों तक बाइक पे बैठने का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। पहली बात, लोगों के साथ, दोस्तों के साथ ग्रुप में ट्रैवल करना किया है पहले, तो वो भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोई भी है कि उठ उठ के चलो बाइक लेके जाए, मतलब उसमें हो सकता है बट डिफिकल्टीज बहुत आ सकती है। तो पहले एक्सपीरियंस चाहिए। और प्लान, प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि कितने दिन में किधर जाना है। और जो रूट पे हम लोग जा रहे हैं, वहाँ पे गूगल मैप पे हम लोग बोले कि 300 किलोमीटर हो जाएगा, बट एक्चुअली वो टेरेन भी देखना चाहिए कि वो टेरेन कौन सा है। ये प्लेन लैंड है, माउंटेन्स है। अगर माउंटेन्स है तो मतलब मेघालय के रोड अच्छे है, मतलब मणिपुर और मिजोरम के बहुत मतलब कीचड़ है वहाँ पे। तो वो कंपेयर करेंगे हम लोग, वहाँ 300 किलोमीटर गूगल पे देखा है चल गए, ऐसा नहीं चलता। तो पहले रूट, डिस्टेंस एक्सप्लोरेशन करना है, तो वो उसका टेरेन कैसा है, माउंटेन से, प्लेन से वो। और लगेज, हमें ट्रैवल करने मतलब स्टार्टिंग से ही हमें आदत बनानी पड़ती है कि कम से कम सामान, जितना जरूरी है उतना ही सामान। अगर यूट्यूब पे हम लोग वीडियो देखते हैं या फिर देखते सब लोग होता है कि ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो, बेसिकली वो सब शो ऑफ होता है। जरूर की चीजें बहुत कम। अगर हम लोगों ने सीरियसली सोचा कि ये सामान में से हमें जरूर कौन सा है, तो हाफ ऑफ बैग हो जाएगा अपना। शायद आपका भी एक्सपीरियंस वो होगा, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स का भी है। तो जैसा आपका ट्रैवल बढ़ता जाएगा, आपका बैग छोटा होता जाएगा, अगर आपने उस पर ध्यान दिया तो जिसका जितना कम लगेज उतना ट्रैवल कंफर्टेबल होता है। तो अगर बड़ा आपका राइड है, मतलब हम लोग 30 दिन के लिए, 25 दिन के लिए जा रहे हैं, तो सामान सबसे कम होना चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, और पूरे 30 डेज सस्टेन करने की पावर चाहिए। तो फिटनेस, अर्ली मॉर्निंग उठ के वार्म अप होना चाहिए, वर्कआउट करने की आदत होनी चाहिए। हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ ट्रिप शुरू हो जाए तो मैं कर दूँ, ऐसा नहीं होता। एक दिन अगर फर्स्ट डे हो गया लेट, तो दूसरे दिन हम लोग लेट उठते। आदत घर से ही बनानी पड़ती है, 2-3 महीने पहले से उसका प्रिपरेशन होना चाहिए। मतलब प्रिपरेशन उसके लिए नहीं, जनरल नॉर्मल यूज के लिए भी हम लोग वो रूटीन अगर फॉलो किया, तो लाइफ में कभी तकलीफ नहीं आएगी फिटनेस की। तो ये मैं बता सकता हूँ, फिटनेस, लाइट वेट, एक्सपीरियंस पहले, और स्टडी, जहाँ पे जा रहे हैं उसका स्टडी होना चाहिए। और सबसे मेन चीज है, जो बाइक हम लोग लेके जा रहे हैं
उसका मैकेनिज्म क्या है, वो कौन सी बाइक है, उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। पंक्चर हो गया, क्लच वायर टूट गई, प्लग, बल्ब, या फिर चेन कभी कभी लूज होती है, ज्यादा टफ टेरेन लग गया तो वो रिपेयर करने की कुछ तो नॉलेज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। ओके। ऐसे उसका प्रैक्टिस भी होना चाहिए। कभी कभी बंदे मैंने देखा है वो यूट्यूब पे देखते कर जाएंगे, ऐसा नहीं होता। यूट्यूब में आगे देख लिया, प्रैक्टिकल अगर यहाँ पे किया, प्रैक्टिस किया, तभी बन सकता है उसका रिपेयरिंग या कुछ फिक्स करना है वो। ये बात बोल सकता हूँ मैं ये। ओके। और मुझे आपको अभी पूछना था कि सबसे पहले अगर हम लोगों को बाइक राइड करनी है तो वो कौन से टाइप की बाइक होनी चाहिए। और दूसरी बात ऐसा है कि ऐसे कुछ है जहाँ पे हम लोग जाने वाले, सो फॉर एग्जांपल अगर माउंटेन्स है तो माउंटेन्स के लिए एक स्पेसिफिक बाइक होनी चाहिए, या फिर अगर फ्लैट रोड है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक बाइक होनी चाहिए, अगर जंगल का रास्ता है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक बाइक होनी चाहिए। तो ऐसे कुछ बाइक के टाइप्स है ट्रैवल के दौरान, या फिर आप कोई भी नॉर्मल एक बाइक लेके सब जगह पे जा सकते हो। एक्चुअली क्वेश्चन अच्छा है, और इसका आंसर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। अगर मेरा ओपिनियन देखा जाए तो शुरू से स्टार्ट करना है तो जो अवेलेबल बाइक है अपने घर में, खुद की हो, फ्रेंड्स की हो, भाई की हो, वो बाइक स्टार्ट करो। उसे उसी से हम लोग मतलब 1-2 महीने फोर्स हो जाए, या फिर शॉर्ट राइड, बाइक ब्रेकफास्ट राइड, लोनावाला राइड हो, पूना राइड हो, ऐसा करते करते थोड़ा आदत हो जाए कि बाइक कैसी होती है, कैसे चलते हैं, 3-4 घंटे बाइक पे कैसे सफर करते हैं। ये बेसिक चीजें हो गई, वो तो सबको होते हैं, सब लोग ऑफिस पे बाइक पे ही जाते हैं। इतना हो गया, उसके बाद हम लोग लॉन्ग राइड पे जा सकते हैं। यूनिकॉर्न शाइन लेके भी बहुत सारे लोग लद्दाख कर सकते हैं। सबसे पहले ये होना चाहिए कि हमें बाइक राइड क्यों कर रहे हैं। अगर लद्दाख जाना है, मुझे फील लेना है, एक्सपीरियंस करना है, वो जो टेरेन है, लद्दाख की जो लैंडस्केप है, वो एडवेंचर है, वो उसका फील लेना है, तो बाइक अच्छी होनी चाहिए। अगर मुझे कुछ मतलब दिखाना है कि मैं यूलुना पे कर सकता हूँ, एमएटी लेके जा सकता हूँ, मैंने प्लेटिना करके लिया, कर सकता है कोई, पैदल भी कर सकता है। वो होना चाहिए कि मुझे करना क्यों है। अगर आपको यही करना है, एडवेंचर करना है कि मुझे प्लेटिना चला के ही दिखानी है लद्दाख पे, तो चल जाएगी, कोई इशू नहीं। मेरे जैसे बंदों का रहता है या मुझे फील चाहिए, मुझे राइडिंग का फील आना चाहिए, तो मैं हिमालय प्रेफर करूंगा, क्योंकि मुझे फील चाहिए। राइट, बेसिकली पावरफुल मशीन रहता है तो टेंशन नहीं होता। पावरफुल मतलब कीचड़ हो, क्या मडी रोड हो, स्क्री हो, पानी हो, तो वहाँ पे चल सकता है, एक मजा आता है उसमें चलाने पे। अगर आपके पास छोटा बाइक हो तो क्या होता है कि वहाँ पे एक टेंशन होती है, कहीं बाइक टूट ना जाए, या कुछ नीचे से ग्राउंड क्लियरेंस कम है, ऑयल फिल्टर टूट गया, कुछ इंजन को डैमेज हो गया, कभी कभी क्या क्लच वायर टूटती है। तो ये क्या होता है, राइड पे यहाँ से मजा आता है प्लेन रोड पे, वहाँ पे टेंशन आता है कि अगर बाइक को कुछ हो गया तो। मतलब हम लोग राइड, फील, एक्सप्लोर बाजू छोड़ते, बाइक की केयरिंग में टाइम जाता है। ये भी होता है। ये जो जिसका पास छोटा बाइक है वो बोलेगा नहीं मैं इस पे कंफर्टेबल हूँ, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। जंगल वो ऐसा कि कुछ नहीं होता, इम्पल्स या फिर एडवेंचर हिमालय बाइक है, वो है बिल्ड फॉर ऑल रोड्स, बिल्ड फॉर नो रोड्स। अगर ऐसी बाइक आपके पास है तो प्लेन रोड पे भी चलेगी। सब रॉयल एनफील्ड की सब बाइक्स है वो हिमालय पे चलती है, माउंटेन्स भी चलती है, प्लेन राइड पे भी चलती है। और होंडा की इम्पल्स अच्छे है। अभी एक्स प्लस भी आ गई, मतलब बजट में भी है, पावरफुल है, इनफ पावर है उसकी, ज्यादा पावर नहीं बोल सकते बट इनफ है, वो कर सकते हैं। और सामान बाइक पे कंफर्टेबल कैसे हम लोग मैनेज कर सके, उसका पहले देखना चाहिए। कुछ एफजी वगैरह हो जाए, स्पोर्ट बाइक बेसिकली स्पोर्ट बाइक पे अरेंजमेंट नहीं होती, तो फिर उसका सैडल स्टैंड वो सब फिक्स करके लेना चाहिए अगर वो बाइक है। अगर आपके पास खुद का बाइक, अगर रॉयल एनफील्ड हिमालय या फिर रॉयल एनफील्ड की कौन सी बाइक है, या फिर अदर ब्रांड्स है जो पावरफुल मशीन है, 300+ सीसी का है, वो रहेगा तो बेटर है, क्योंकि फील आता है, प्रॉब्लम्स कम निकलते हैं उसके, चलाने में मजा आता है। हम लोग जिस काम के लिए लद्दाख पे चलाते हैं बाइक, वो फील वैसे पावरफुल मशीन से मिलता है। ओके। तो ये मैं बोल सकता हूँ। ओके। मुझे ये एक सवाल ये है कि एक ऐसे लोग हैं जिनको बाइक की बहुत शौकीन है वो, लेकिन कुछ बजट के हिसाब से या फिर कुछ इशू होने की वजह से उनके पास वो पर्टिकुलर बाइक नहीं है। तो क्या वो बाइक रेंट कर सकते हैं और रेंट करके वो चला सकते हैं, और उनकी जो ख्वाहिश है वो पूरी कर सकते हैं? और अगर वैसे करना है उनको तो वो कहाँ से रेंट करें? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। हिमालय के आपको लद्दाख जाना है तो चंडीगढ़ से बाइक मिलती है, मनाली से मिलती है, कुल्लू से, लेह से बाइक मिलती है, श्रीनगर से बाइक मिलती है रेंटेड पे। वो बट कैसे है कि वो उसमें भी कुछ क्लॉज होते हैं। आप कैसा ग्रुप, चंडीगढ़ का बाइक आपने रेंट लिया तो उसको आपको चंडीगढ़ छोड़ना है,
तो इस आपका प्लान में ये सर्किट पूर्ण कंप्लीट करना होना चाहिए। अगर श्रीनगर का बाइक आपने लिया तो श्रीनगर का बाइक आपका मनाली जाएगा या फिर ले जाएगा, तो वापस छोड़ने का भी आपका जिम्मेदारी है। अगर कोई आप ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ग्रुप वाले जो ऑर्गेनाइजर्स है वो सब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। अगर आपका ग्रुप है दोस्तों का, तो रेंटेड बाइक का थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है तो बड़ी राइड के लिए। सिक्किम के लिए बेस्ट है। सिक्किम का कैसे, सिलीगुड़ी से स्टार्ट किया, सिलीगुड़ी का बाइक रेंटेड मिलता है, वो बाइक सिक्किम दार्जिलिंग करके वापस आके छोड़ सकते हैं। भूटान से में नॉर्थ ईस्ट का भी है, गुवाहाटी एंट्रेंस पॉइंट है और एग्जिट पॉइंट भी गुवाहाटी है, तो वहाँ पे आप रेंट का बाइक कौन सा जो चाहे बाइक रेंट पे ले सकती है और घूम के आके वहाँ पे करना है, क्योंकि वो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है। स्पीति वाली का सेम है, चंडीगढ़ से ले सकते हैं। बट लद्दाख के लिए ये प्रॉब्लम है कि श्रीनगर का बाइक लेह में नहीं चलता, वो वहाँ पे जाके ड्रॉप करना पड़ता है। तो फिर रेंटेड बाइक श्रीनगर लेह से वापस श्रीनगर भेजना वो अपना काम है, फिर उसका एक्सपेंस बढ़ जाता है। फिर लेह का बाइक मनाली में नहीं चलता, तो लेह का बाइक अपने रेंट किया तो मनाली से वापस छोड़ना, उसका एक्सपेंस बहुत बड़ा है। तो उसका मैनेज होना चाहिए, कॉन्टेक्ट बड़े होने चाहिए, तभी वो मैनेज हो सकता है। अगर आपके पास पैसा खर्च करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेह की श्रीनगर की बाइक लेह छोड़ सकते हैं, लेह की बाइक मनाली आके वापस ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अगर इकोनॉमी करना है तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब बहुत एक्सपेंस होता है। तो इसके लिए बेटर ऑप्शन है, आपका बजट कम है तो कोई ग्रुप ज्वाइन करो बड़ा वाला, वो ग्रुप वाले मैनेज करेंगे बाइक उठाना, छोड़ देना, ट्रांसपोर्ट करना, मैकेनिक, ओके ये बोल सकता हूँ मैं। हाँ ओके। तो अभी हमारे पास बाइक आ गई है और अभी हम लोगों को जर्नी चालू करनी है। अभी उसके लिए मेरे ख्याल से और एक चीज जो जरूरत है वो है बाइक गियर्स। तो कौन से बाइक गियर्स होने चाहिए आपके पास, और आपको बेसिक जो बाइक गियर्स जरूरत है, क्योंकि आपको आपको ट्रैवल जर्नी चालू करनी है, एडवांस में नहीं जाना है, बेसिक में ही जाना है। तो बेसिक रिलेटेड वो गियर्स आपको कौन से इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी होती है, और वो गियर्स आपको कहाँ से मिलेंगे? ओके। देखो, अगर बाइक राइड करनी है तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखनी है कि दुनिया का सबसे खतरनाक व्हीकल बाइक है, और सबसे प्लेजरेबल व्हीकल भी बाइक ही है। अगर आप बाइक पे राइड करते हैं तो सेफ्टी बहुत लेनी पड़ती है, क्योंकि अगर गिर गए, कुछ एक्सीडेंट हो गए तो आप खुले में, खुला रहता है, ओपन यहाँ पे एक्सीडेंट होता है, रोड पे पड़ जाते हैं, स्पीड होता है, खाई में गिर जाती है, कुछ एयर बैग खुलते नहीं, बाइक के होते ही नहीं है। तो ये बहुत डेंजरस व्हीकल है अगर आपने गलत तरीके से चलाया तो। अगर सेम व्हीकल को आपने अच्छी तरीके से चलाए तो ये सब दुनिया का प्लेजरेबल व्हीकल में बोल सकता हूँ, बहुत अच्छा सा आपको फील देता है। तो इसके लिए जो दूसरा है, ये बाइक अच्छी तरीके से चलाना, इस पे ध्यान देना चाहिए। हम लोग ठीक चला सकते हैं, अगर दूसरा ठीक नहीं चलाएगा तो इसके लिए सेफ्टी गियर जरूर है। और सेफ्टी में सेफ्टी होता है या सेफ्टी नहीं होता, ये दो ही चीज होती है। सेफ्टी थोड़ा लिया थोड़ा नहीं लिया, सेफ्टी में थोड़ा बहुत कुछ नहीं होता। आपको लेनी है तो प्रॉपर सेफ्टी लेनी है। ये मुंबई में मस्जिद बंदर में मिलते 3,000 में जैकेट मिलते हैं, वो बस फोटो के लिए अच्छे रहते, सेफ्टी कुछ नहीं होती। अगर आपको, आपने बोला राइडिंग गियर्स, तो उस पे आता हूँ मैं। राइडिंग गियर्स प्रॉपर कंपनी के टेस्टेड, उसके लेवल रहते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो आपके बजट के हिसाब से। बट मैं सजेस्ट करूंगा लेवल 1 का जो रहता है, जो बेसिक है, उसको स्किप करो। एक साल लेट अपना कुछ परचेस करो, या फिर रेंट ले लो, या फिर बाइक राइड है वो पोस्टपोन कर लो अगर बजट नहीं है तो। मतलब आप सेफ्टी के लिए कॉम्प्रोमाइज मत करो, क्योंकि कैसा रहता है, हम लोग कहते हैं कि थोड़ा बजट कम है, थोड़ा सेफ्टी कम लेते हैं, ड्यूरेशन कम करो, या फिर नेक्स्ट ईयर कर लो, बस सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज मत करो। सेफ्टी पे जितना खर्चा आप ज्यादा करोगे उतना सेफ रहोगे, क्योंकि आपको एक ही राइड नहीं करनी है। आपको जैसे राइड करोगे आपका बकेट लिस्ट बढ़ता जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो अगर वो बकेट लिस्ट कंप्लीट करना है, सेफ्टी मस्ट है। रेनॉक्स है और बहुत सारे है, मैं नाम ले नहीं लेना चाहता, बहुत सारे ब्रांडेड है कंपनी, उनके अगर आप गियर्स देखोगे वो फिट भी अच्छे रहते हैं, लुक भी उसका अच्छा है। उसका बस थोड़ा उनका एक्सपेंस ज्यादा रहता है, वो थोड़े महंगे रहते हैं। तो राइडिंग जैकेट मस्ट है। उसके बाद हेलमेट अच्छी क्वालिटी का, फिटिंग होना चाहिए। बस दिख रहा है आप इधर घूम रहे, हेलमेट इधर घूम रहा है, एक्सेल आपका साइज है, एल एक्सेल का हेलमेट लिया आपने या फिर रेंटेड लिया, वो वो ठीक नहीं रहता, वो बस दिखावे के लिए होता है, उसका सेफ्टी से मतलब नहीं होता। ग्लव्स प्रॉपर होनी चाहिए। हिमालय में प्रॉब्लम आता है कि ठंड बहुत रहती है, आपके हाथ को स्वेट आता है, तो आप लोग क्या करते हैं, ऐसा वेंटिलेशन वाला ग्लव्स यूज करते हैं जो प्रो बाइकर का मिलता है 250 में।
तो वो यहाँ पे वेंटिलेशन पे इतना ठंड हवा अंदर जाता है, नाखून से खून निकलना शुरू होता है फिर। तो आपके पास 2 ग्लोव्स तो होनी चाहिए, एक वेंटिलेशन वाला वार्म और एक वूलन का। और ग्लोव्स सबसे मस्ट रहता है, ग्लोव से आपके हाथ या फिर स्टेमिना रहता है वो हाथ फिट रहने के लिए। गिर गया बाइक तो ये जो उंगलियां है यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, टूट जाते हैं, कट जाती है। तो ग्लोव्स इंपॉर्टेंट है। और आपका जैकेट अगर सेफ्टी जैकेट प्रॉपर है तो वो सब शोल्डर, बैक, आर्म्स, चेस्ट वो सब का ख्याल रखता है। और नीचे आपके पास अगर पैंट नहीं भी हो, पैंट बहुत एक्सपेंसिव होती है, 10,000 7,000 से बेसिक में मिलता है, तो हम लोग बेसिक प्रेफर नहीं करेंगे, तो 10,000 तो जाती है पैंट के लिए। तो बेटर वे नी गार्ड्स यूज करो, थाई गार्ड्स भी मिलते हैं, नी गार्ड्स मिलते हैं। और शूज प्रॉपर होना चाहिए, शूज पे कॉम्प्रोमाइज मत करो। बाइक के नीचे अपने पैर रहते हैं, गिर गई बाइक तो शूज आपके पैर बचा सकता है, तो शूज पे कॉम्प्रोमाइज कभी भी मत करो। शूज होता है उसका रेन कवर भी मिलेगा, अगर वो रेन अपने शूज लिया बट वाटरप्रूफ नहीं है तो रेन सॉरी वाटरप्रूफ कवर मिलता है शूज कवर का, वो ले सकते हैं। पैंट नहीं तो कुछ चीजें कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, बट इतना भी नहीं कि कुछ भी नहीं है। शूज प्रॉपर होना चाहिए, निगार्स होनी चाहिए, जैकेट, ग्लव्स और प्रॉपर हेलमेट। बाकी बफ, बलकलावा कैप, गॉगल्स, ये सब तो करना ही है, बट ये चीजें तो करनी है। और बाइक, अगर आप जो बाइक ले रहे हो उसका कंडीशन कैसा है, इंजन कैसा चल रहा है, उसका पावर, सीसी कितना पावर का है, उसका तो स्टडी थोड़ा होना चाहिए कि चलाने में मजा आएगा। क्योंकि प्रॉब्लम दिक्कत आती है तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और ये अगर आपको राइडर, प्रॉपर राइडर है, तो जैसे धीरे धीरे ये सब सामान खरीदे करते रहो। ये 10-15 साल की वारंटी रहती है, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर आपको साल में एक ही राइड करनी है और आपका बजट नहीं है 10-15 हजार एक एक सामान के पीछे खर्च करना, तो आप रेंटेड ले सकते हैं। जहाँ से बाइक मिलेगी वहां पे आपको ये रेंटेड मिलेगा। बट रेंटेड लेते टाइम भी वही ध्यान रखना, उसको 2-3 महीने पहले बुक करना, क्योंकि क्या होता है चेक करके लेते जाते आप जाते हैं तो स्टॉक नहीं होता उनके पास, तो जो है वो उठाना पड़ता है, तो उसमें ठीक नहीं होता। प्रॉपर साइज का मटेरियल लेना है, हेलमेट हो, ग्लव्स हो, जैकेट हो, वो कंपनी कौन सी है, कितने साल यूज किया है वो भी चेक करना है रेंट, क्योंकि हम लोग तो पे कर रहे हैं। उसका पर डे 150 रुपीज या 250 रहता है। कोई कोई क्या करता है पूरा किट देते हैं 300-400 पर डेज, उसमें हेलमेट मिलेगा, हेलमेट तो फ्री आता है बाइक के साथ। अगर आपको अच्छा वाला एक्सपेंसिव हेलमेट लेना है रेंटेड पे, तो उसमें ऐड करके देते हैं जैकेट, ग्लव्स, हेलमेट, नी गार्ड्स। कोई कोई अभी शूज भी ऑफर करता है, पहले शूज नहीं मिलते थे रेंट पे। बट शूज, ग्लोव्स ये कैसे रहते, ये हाइजीन वाली चीज रहती है, तो मैं प्रेफर करूंगा लोगों को कि ये अपनी खुद की चीजें रखो। तो ये ग्लोव्स, ये स्वेटिंग होता है, ये पर्सनल हाइजीन की चीज आती है, तो रेंटेड पे मत जाओ। अगर जाना है तो आप जा सकते हैं, बट ये हाइजीन प्रॉब्लम हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये छोटा चीज है। ग्लोव्स तो अपना अपना खुद का यूज करो कभी भी। शूज एक अगर 10,000 का आपको नहीं करना है तो आप प्लेन वगैरह करके यूज कर सकते हो रेंटेड। तो ये मैं बोल सकता हूँ सेफ्टी के लिए आपको सजेशन। ओके। और ये सारी चीजें लोग ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं अगर किसी को उतना टाइम नहीं है जाने के लिए और अगर उसको ऑनलाइन खरीदना है। ऑनलाइन ठीक है, अगर आप वेल एक्सपीरियंस है, आपको अगर चीज देख के पता चलती है कौन सी है। देखो अभी मुझे पता है राइडिंग जैकेट देख के मैं कौन से मॉडल का है, कौन सी कंपनी का है ये, क्योंकि मुझे कंपनी पता है, वो ब्रांड में मैंने देखा है, वो मॉडल में किसी के हाथ में मैंने देखा है। अगर आप कुछ पता नहीं आपको और वो कंपनी अननोन है, तो वो ऑनलाइन मत करो परचेस। आपको नहीं टाइम है तो टाइम निकालो, जाओ, क्योंकि ये सेफ्टी का मैटर है। आपको सूट कैसे रहता है, हर एक कंपनी का साइज लेवल भी अलग रहता है। वो एक्सेल आपको एक कंपनी का एक्सेल फिट आ रहा है तो दूसरे कंपनी का एल फिट आएगा आपको। यूएस बेस्ड कंपनी रहेगी तो उसका मेजरमेंट अलग रहता है, यूके बेस्ड कंपनी का अलग रहता है, इंडियन या फिर एशियन कंपनी का अलग रहता है। तो अगर आप खुद स्टोर में जाओगे तो साइज, अगर साइज फिटिंग है तो लुक भी अच्छा आता है और एक कंफर्टनेस आता है। ओके। ब्रांडेड होता है तो ऑनलाइन भी ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए कि ये चीज मैंने देखी है, ऐसी है, उसका फिटिंग ऐसा है, इसके पॉकेट्स कैसे, सेफ्टी उसके कैसे, लेयर्स उसमें कितने हैं, विंटर लेयर होता है, वुलन लेयर होता है, रेनी लेयर होता है, और बाहर का सेफ्टी लेयर है एक। तो वो अगर प्रॉपर पता है, वही चीज आप ऑनलाइन खरीदी करो। आपको कुछ पता नहीं है, फर्स्ट टाइम जैकेट लेने जा रहे हैं, तो मतलब मेरे मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। कुछ भी चीज हाथ में आ सकती है, और इसका प्राइस 7,000 10,000 होगा, तो फिर रिफंड करना, रिफंडेबल, फिर कैंसिलेशन, या फिर अगर रिफंड हुआ ही नहीं तो फिर वही यूज करोगे आप, तो और वहाँ पे सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। ओके। अ, अभी हम लोगों के पास बाइक आ गई है, गियर्स भी है,
अभी बात करते हैं रिपेयर के बारे में। तो अगर बाइक की रिपेयर अगर आगे फ्यूचर में हो सकती है, या फिर अगर हम लोग रिस्क मैनेजमेंट देखें, तो एग्जैक्टली कौन सी बेसिक चीजें जो रिपेयर रिलेटेड है वो आपको बाइक के साथ रखनी चाहिए या फिर आपके बैक पैकिंग में रखनी चाहिए? ओके, सबसे पहले आपके बाइक ट्यूबलेस है तो ठीक है। स्पोर्ट बाइक ट्यूबलेस होती है। लद्दाख या फिर माउंटेन टेरेन पे मैं प्रेफर करूँ फोक्स वाली करो, उसके सेफ्टी ज़्यादा होता है। तो जाहिर सी बात है आपके पास ट्यूब होनी चाहिए, रियर ट्यूब और फ्रंट ट्यूब। ट्यूब साथ में रखो, एक हैंड पंप प्रेशर पंप रहता है वो साथ में रखो, क्योंकि क्या होता है अगर पंक्चर हो गया, ट्यूबलेस है तो पंक्चर किट आपका साथ में आएगा। पंक्चर किट उसमें मतलब कैरी कर सकते हो, उसका छोटा होता है बहुत ट्यूबलेस का। ट्यूब वाली बाइक का पंक्चर किट आप लोग कैरी किया तो भी बहुत टाइम जाता है, पूरा टायर खोलना चेक करना, 2-3 घंटे का टाइम है। हम लोग एक्सपीरियंस भी नहीं होते इतने की खोल के, पता होता है कर सकते हैं, बट ड्यूरिंग द राइड ये थोड़ा पॉसिबल नहीं होता। तो क्या ऑप्शन बेटर है, ट्यूब निकालो, पंक्चर हो गई, अपनी जो नई ट्यूब है वो डाल दो। कोई आपको सामने मैकेनिक मिल जाएगा शाम को, तो वहाँ पे वो पंक्चर वाली ट्यूब रिपेयर करके फिक्स करके बैग में रखना है, नेक्स्ट टाइम वो यूज करना है। तो 2 ट्यूब हो गई, एक प्रेशर पंप, प्लग, और बाइक को ये एक्सीलेटर वायर और क्लच वायर एक फिक्स करके ही रखनी है पहले से ही, वहाँ पे फिक्स करके रखने हैं। जैसे टूट जाएगी हम लोग वहीं से फिक्स कर सकते हैं, पूरा निकालने की जरूरत नहीं। और बल्ब रहता है, वो बल्ब मस्ट है, क्योंकि क्या होता है कई गड्ढा होता है या फिर रोड का अंदाजा नहीं आता है तो ठुक जाती है बाइक। तो ये जो गर्म होता है, अभी जो BS4 के बाइक से उसका हेडलाइट ऑन रहता है ऑल टाइम, तो गर्म होता है। तो गर्म वाला बल्ब जर्क बैठने से वो टूट जाता है, फूट जाता है, फिर खराब होता है। और वो दिन में पता नहीं चलता, जैसे इवनिंग होती है तो पता चलता है बल्ब खराब हो गया है। तो ये छोटी चीजें बहुत सारे लोग साथ में नहीं रखते, सब कुछ मिल जाता है, बल्ब नहीं मिलता, तो फिर टॉर्च लगा के कुछ कॉम्प्रोमाइज करके हम लोग उस रात को निकलना पड़ता है जैसे डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए। तो एक 2-3 बल्ब साथ में रखना है। फ्यूज रहती है, कभी कभी क्या ठंड में फ्यूज उड़ती है, तो छोटी चीज है फ्यूज। और चेन के जो 2-3 लेयर रहते हैं, लॉक बोलते हैं उसको, वो भी 2-3 साथ में रखना है। लूज होती है चेन, टेरेन पे ऑफ रहता है तो फर्स्ट सेकंड लोड आता है, चेन लूज हो जाती है, तो ये करना है। चेन टाइट करना भी सीखना चाहिए, चेन कैसे चेन को टाइट करे, वायर कैसे फिक्स करे। ऑयल बदल, कभी कभी क्या होता है कि ऑयल का अंदाज नहीं आता, हम लोग ऑयल पे कैलकुलेशन गलत हो जाता है, तो ऑयल कैसे पूरा निकालना है, पुराना वाला नया डालना है, वो बेसिक चीजें वो सीखनी है। और बाकी हैंडल लूज होता है, डेली चेकअप करना है मॉर्निंग पे उठ के, बाइक कैसे ठीक है, आवाज कैसा आ रहा है, बाइक का कुछ चेंजेस तो है नहीं है। आवाज से पता चलते हैं ऑयल कम है, ज्यादा है, या फिर जरूरत है। वो चीजें बेसिक मशीन के बारे में हमें होना चाहिए। यूट्यूब पे इसकी जानकारी मिल जाएगी, अपना बाइक है तो उस पर टेस्टिंग कर लो। बैटरी इंपॉर्टेंट चीज है, बैटरी चेंज करना। बैटरी अगर डाउन है तो जंप स्टार्ट दे के बाइक स्टार्ट करके फिर बैटरी चार्ज करना, ये जरूरी चीजें है, क्योंकि आपको अगर खुद पे जाना है, खुद ही 2-3 वर्क पे जाना है, तो ये चीजें मस्ट है। प्रॉब्लम आ सकती है, हमारे साथ हुई थी, हमारे पास एक्सपीरियंस। ओके। तो मुझे और जानना था कि अगर हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, क्योंकि बाइक राइड में आपके बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, तो कोई परमिशंस आपको लेनी जरूरी है कि ड्यूरिंग द बाइक राइड कि आपको ये परमिशन चाहिए, या फिर एनी एनी काइंड ऑफ अनदर परमिशंस या लाइसेंसिंग आपके पास होना चाहिए? देखो, स्टेट कौन सा भी हो, आपके पहली चीज है आपके बाइक के डॉक्यूमेंट्स क्लियर होनी चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, PUC, इंश्योरेंस, RC बुक। अगर बाइक आपका नहीं है, आपके ब्लड रिलेशन से बाहर का है, कोई अपने फ्रेंड से उठा लिया बाइक, रेंटेड भी नहीं है शायद, फ्रेंड बोला लेके जा, तो उसका ऑथोरिटी लेटर रहता है कि ये बाइक मैंने इस बंदे को ए महीने के लिए चला के, इतने महीने के लिए चलाने के लिए दिया है, उसको ऑथोरिटी लेटर बोलते हैं। और नोटरी भी चलता है, विदाउट नोटरी भी चलता है, या फिर उसका अगर वेल नोन रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन रहेगा तो उसका लेटर हेड भी चलता है, बट ऑथोरिटी लेटर होना चाहिए। खुद का बाइक है तो खुद के नाम पे RC बुक होगा, रेंटेड बाइक रहेगा तो रेंट वाला ऑथोरिटी लेटर आपको दे देगा। ये तो बेसिक चीजें है। अब आप लद्दाख जा रहे हैं तो पेंगोंग नुब्रा के लिए पास बनाना पड़ता है। ILP तो नहीं बोल सकते, उसको एंट्री परमिट बोलते हैं। तो ये पेंगोंग नुब्रा के लिए लेह में जाके पास बनाना, डॉक्यूमेंट्स देके बनता है वो। सिक्किम के लिए ईस्ट सिक्किम और नॉर्थ सिक्किम के लिए पास बनाना पड़ता है, वो भी आपको गैंगटॉक में जाके बनाना पड़ता है। उसके लिए बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपके क्लियर होनी चाहिए, अलॉन्ग विद अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट।
सिक्किम में आधार कार्ड नहीं चलता, पासपोर्ट या फिर वोटिंग कार्ड चलता है। और अगर नॉर्थ ईस्ट की बात की तो अरुणाचल, नागालैंड और मिजोरम, 3 स्टेट के लिए ILP लगता है। आपके पास बाइक हो या ना हो, आपको अगर इंडिविजुअली भी एंट्री करनी है उस स्टेट में तो आपको ILP जरूर है। इनर लाइन परमिट बोलते हैं, वो वहाँ के सेक्रेटरीट पे मिलते हैं। गुवाहाटी में उनके हाउसेस है, वहाँ पे मिलते हैं। एंट्री पॉइंट पे भी मिलता है, बट वहाँ पे बहुत टाइम होता है, 3-4 घंटे जाते हैं, और कॉपरेशन नहीं मिलता स्टेट के बॉर्डर पे। तो बेटर वे आप गुवाहाटी से तैयारी करो, या फिर मुंबई से ऑनलाइन भी। अरुणाचल का ऑनलाइन मिलता है, नागालैंड मिजोरम का ऑनलाइन नहीं मिलता। तो उसके लिए आपको गुवाहाटी में एक दिन रुकना पड़ेगा। वहाँ पे बाइक का कोई इशू नहीं, बस मेंशन करना है व्हीकल कौन सी है। बाकी इंडिया में बाइक के लिए ऐसा स्पेशल परमिशन करने की जरूरत ऐसी नहीं है। ओके। सो योगेश, मुझे आपसे पूछना था कि हमारी जब बाइक जर्नी चालू होती है तो बाइक जर्नी रिलेटेड कोई इंश्योरेंस अवेलेबल है जिसकी वजह से हम लोग और एक हम लोगों के सेफ्टी में ऐड हो जाए? कोई भी ऐसा इंश्योरेंस जो अगर जिसको बाइक राइड करनी है वो उसके पहले ले ले? एडवेंचर स्पोर्ट में इंश्योरेंस मिलते हैं, तो वो भी इसी में आता है, एडवेंचर स्पोर्ट में। मेरा एक फ्रेंड है, वो हमारी कंपनी के इंश्योरेंस वही करता है। तो सूरज मालूसरे मेरा फ्रेंड है, मैं रेफरेंस दे सकता हूँ उसका। तो उसके कैसे रहते हैं, हाइट के हिसाब से इंश्योरेंस का पैकेज होता है। जैसे 6,000 फीट पे, आप 6,000 फीट पे ड्राइव कर रहे हो, या 10,000 है, आपका टेरेंट 15,000 है, तो अकॉर्डिंगली उसका प्राइस कम ज्यादा होता है। बट इंश्योरेंस होते हैं, आप अगर करोगे तो बहुत अच्छा है। अगर कुछ हो जाता है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, बट अगर कुछ हो गया हैपनिंग, तो आपका बजट होता है, इंश्योरेंस से क्लेम होता है, आपको नेक्स्ट ट्रिप में प्रॉब्लम नहीं आता, या फिर कोई सफर करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बेटर वे इंश्योरेंस आप ट्राई कीजिए। ओके। योगेश, आप बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहे हो मुझे बाइक के बारे में। और जो बाइकर्स हैं जो ये देख रहे हैं उनको बहुत खुशी होगी कि कि हम लोगों को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है कि हम लोगों के बाइक राइड के बारे में। और उन लोगों के लिए ये सुनना भी बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मुझे एक सवाल आपसे है, और ये मेरा आखिरी सवाल है उन लोगों के लिए कि जिनको बाइक राइड बहुत पसंद है लेकिन जिनको बाइक चलाना आता नहीं है, तो फिर वो क्या पीछे बैठ के ये सारी जर्नी एंजॉय कर सकते हैं? और ऐसे लोगों ने क्या करना चाहिए, और ऐसे लोगों ने किसको कांटेक्ट करना चाहिए ताकि वो उनके साथ बैठे और उनकी बाइक जर्नी एंजॉय करें? मतलब ये जेन्युइन क्वेश्चन है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स का भी ये क्वेश्चन था, हमने सॉल्व कर दिया। एक्चुअली कैसे, बहुत सारी लड़कियां होते हैं, उनको वीडियोस देख के, फोटोज देख के, या फिर अपने दोस्तों की बाइक राइड्स देख के, किससे सुन के इंटरेस्ट बनता है, और इंटरेस्टेड होती है पहले से ही। तो प्रेफर करो अपने पहले, अगर आपका फ्रेंड्स का ग्रुप है उनके साथ जाओ, किसी ने कहा किसी की बाइक खाली हो जाएगी या फिर होती है, तो पहले से कांटेक्ट करके बना के रखो, आपके बाइक में मैं बैठूंगी, वो करके बैठूंगा। तो वो कर सकते हैं, अपना पिलियन खुद ढूंढ लो ग्रुप में, अपना फ्रेंड सर्कल पे। अगर वो पॉसिबल नहीं हो रहा है, कोई आपका फ्रेंड सर्कल में ऐसा है नहीं, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं जो बाइक राइड ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उनसे पूछ लो। 3-4 महीने पहले अगर कांटेक्ट किया तो उनके पास कोई पिलियंस अवेलेबल रहता है। जैसे ही कोई बंदा रहता है, उसको सोलो राइड करने में बोर होता है, तो पहले से बोल के रखता है ऑर्गेनाइजर्स को कि आई एम रेडी विद पिलियन। तो वो लोग उनको पिलियन 2-3 महीने में कोई एडजस्ट करके देते हैं। तो फिर वो बेटर ऑप्शन है, कोई फ्रेंड्स हो या लड़की हो लड़का हो, तो उसके लिए वो कंफर्टेबल होती है। ऐसे बाइक राइड में कोई आप, लड़कियों के सेफ्टी का प्रॉब्लम होता है, वो बहुत सारे घर में लोग डिस्कस होता है कि कैसे किसी के बाइक पे जाके बैठो। तो मोस्ट ऑफ बाइकर्स ग्रुप रहते हैं, बाइकर्स वाले बंदे रहते हैं जो प्रॉपर बाइकर्स है, वो जेन्युइन रहते हैं। उनका इंटरेस्ट बस बाइक में रहता है। कोई लड़की है, वो ऐसा फालतूगिरी करने के लिए वो जाते नहीं है, तो आप बिंदास ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। मतलब एनवायरनमेंट बहुत फ्रेंडली रहता है। मेरे ग्रुप का तो होता है, मैंने जिसके ग्रुप देखे उतना भी होता है उनका, फ्रेंडली रहता है, कोई इशू नहीं आते। तो ये दिमाग से हटाओ, ज्वाइन हो जाओ, मतलब इनिशिएट ले लो, हो जाएगा। आपकी बाइक राइड बहुत अच्छी से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप एज ए पिलियन बन के भी। तो बेटर पहला ऑप्शन है फ्रेंड सर्कल, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन। ओके। योगेश, आपकी खुद की भी ऑर्गेनाइजेशन है और आप भी बहुत सारे बाइक राइड अरेंज करते हो, तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बताइए। अल्टीमेट हाइकर्स एंड ट्रैवलर से हमारा एडवेंचर है, और अल्टीमेट हॉलीडेज से हमारा लेजर ट्रिप करते हैं, जो फैमिली पैकेजेस वगैरह वो। तो मोस्ट ऑफ ट्रिप हमारे होते हैं वो नॉर्थ ईस्ट, लद्दाख, हिमालय में, माउंटेन्स में, ऑल मतलब स्टेट पे होते हैं। अरुणाचल से लेके लद्दाख तक हमारे ट्रिप्स होते हैं। हम लोग बाइक रेंटर भी करते हैं,
अगर किसी का बाइक यहाँ से उठा के ट्रांसपोर्ट करना है, खुद का बाइक चाहिए, तो मुंबई से पुणे से हम लोग को चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट करते हैं, वापस लेने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उसके चार्जेस वगैरह अलग रहते हैं। और ग्रुप में हमारे होटल्स, फ्रेंड्स, वो सर्कल बहुत अच्छा रहता है। बहुत सारे हमारे आज तक के ट्रिप्स हुए, बहुत अच्छे हुए, बहुत एंजॉय किया लोगों ने। स्ट्रेंजर्स आते हैं, कोई कोई सोलो रहता है, उसको बोलते हैं कि पता मतलब कि कैसे ज्वाइन हो जाए, सब स्ट्रेंजर लोग हो जाएंगे। पर 2 ही दिन में सब ट्रैवलर तो सब यूज टू हो जाते हैं, बहुत मजा आता है। हमारा मोस्ट ऑफ एडवेंचर ज्यादा रहता है। ऑफबीट प्लेसेस हमारे ग्रुप में बहुत एक्सप्लोर किए इंडिया में, जैसे हिमाचल में, सिक्किम में है, नॉर्थ ईस्ट में तो और 10-12 बार मेरा तो खुद का हुआ है। हमारे ग्रुप का तो बहुत ट्रिप्स होते हैं। मैं तो प्रेफर करता हूँ नॉर्थ ईस्ट ट्रिप हो जाए तो मैं ही लीड करूँ उसको। और सब हमारे ट्रिप के जो लीडर्स है वो एक्सपीरियंस है, 6-7 साल का एक्सपीरियंस है उनको, हर बाइक चलाने का एक्सपीरियंस है हमारे ग्रुप में। मैकेनिक्स है, तो खुद मतलब मैकेनिक्स तो हम लोग हायर करते ही है, पर उससे अगर काम नहीं बन जाए तो हमारे पास इंजीनियर्स है, इंजीनियर सब काम करते हैं। तो वही वाले हमारे पास सब फ्रेंड है, वो कोई भी इशू अगर हो जाए तो फिक्स कर देते हैं, तो मतलब हो जाता है, ठीक रहता है। बाइकर में जो इतना एंजॉय होना चाहिए तो हम लोग करते हैं। ओके, बहुत बहुत ही डिटेल में इंफॉर्मेशन दी है कि जिससे थैंक यू वेरी मच। बहुत ही लोगों को जानकारी मिले कि उनको बाइक राइड किस तरह से करनी है और किस तरह से वो बाइक राइड कर सकते हैं। क्या हम आपकी बाइक देख सकते हैं? जरूर। तो आप दिखाए हमें आपकी बाइक किस तरह से है, क्योंकि ओ वाह। ये बाइक है, बाजू में लगाई है मैंने। ओके आई ट्राई टू जूम इट आउट। हाँ, ये रॉयल एनफील्ड हिमालयन है, ओके BS4 मॉडल है मेरा, 2018 का। ओके। और बहुत अच्छे से मेंटेन किया मैंने। ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। थैंक यू वेरी मच। तो योगेश, थैंक यू सो मच आप यहाँ पे आने के लिए और हमें इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू सो 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 मच। वेलकम, थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो गाइस, ये थे योगेश आलेकरी और आप देख रहे थे टी टॉक विद ट्रैवलर्स। उन्होंने हमें बहुत ही इंफॉर्मेशन दी है अबाउट द बाइक राइड। आप ये सेशन देखते रहिए और मैं आपसे मिलूंगा अगले सेशन में विद अनदर ट्रैवलर। थैंक यू सो मच।